41वीं वीडियो है दोस्तों ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवॉल्ट की इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, सोशल रिलीजियस कॉजेस, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स एंड डिसकंटेंट अमंग द सबॉयज। देखिए, इकोनॉमिक कॉजेस और पॉलिटिकल कॉजेस को मुझे पिछली ही वीडियो में कवर करना था, बट एकदम से 9 मिनट्स के टाइम स्टैम्प पे एकदम से जो वीडियो थी एब्रप्टली बंद हो गई। तो मैंने कहा 9 मिनट की वीडियो को क्या ही बर्बाद किया जाए, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया। आई होप अब ये किताब आपने खरीद ली होगी और मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। देखिए, एक एक करके वैसे तो जितने भी कॉजेज हैं वो मैंने आपको बताए हैं, आपके सामने बोले हैं, बट फिर भी एक एक करके मैं सारे कॉजेज आपके सामने बोल दूंगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉज की। तो अभी के लिए मैं जो कुछ भी बोलने जाने वाला हूं वो इकोनॉमिक कॉज की वजह से बोलने वाला हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इकोनॉमिक फैब्रिक को तोड़ दिया। ऐसे ऐसे रेवेन्यू सेटलमेंट्स लेके आए, चाहे वो आप रेतवारी सेटलमेंट की बात कर लो, चाहे आप महलवारी सेटलमेंट की बात कर लो, चाहे आप परमानेंट सेटलमेंट 1793 की बात कर लो, सब में बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बीच में बहुत सारे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, आपके जमींदारों को रखा गया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक पीजेंट के पास टैक्स देने के पैसे नहीं होते थे, तो जब उसके पास टैक्स देने के पैसे नहीं होते थे और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और जो जमींदार था वो सर पे खड़ा होता था पैसे लेने के लिए, तो वो बेचारे लोग अपने आप को उस समय पे बचाने के लिए दौड़ के जाते थे एक मनी लेंडर के पास, एक ट्रेडर के पास, और उससे पैसा उधार लेके उनको पैसा दे देते थे टैक्स का। और वो उधार होता था बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे, जिससे एक डेप्ट ट्रैप शुरू होता था, एक पॉवर्टी का साइकिल शुरू होता था, और उनकी मौत के साथ भी ये डेप्ट ट्रैप नहीं छूटता था। इनफैक्ट एक फादर जिसने उधार लिया था वो मर जाता था, और उसके बाद उसके बेटे की पूरी जिंदगी उस उधार को चुकाने में चली जाती थी और कहो वो भी ना चुका पाए। इतने बुरे हालत थे। फिर क्या हुआ, शुरुआती दौर में आप देखोगे बहुत सारे पीजेंट्स थे जिनके पास छोटे छोटे लैंड थे, बहुत ज्यादा बड़े लैंड नहीं, कुछ लोग थे जिनके पास बड़े लैंड थे, कुछ लोग थे जिनके पास छोटे लैंड थे। अंग्रेज आए, अंग्रेज के पास जब पॉलिटिकल पावर आई, अंग्रेजों ने जमींदारों को पूरी छूट दे दी कि तुम हमको पैसा ला के दो, उसके लिए तुमको जो करना है करो, हमें इतना पैसा चाहिए। जब जमींदारों को दिखा कि भाई ये अंग्रेजों को इतना पैसा चाहिए और ज्यादा है और हमें अपना कट भी रखना है, तो जमींदारों ने भी इन पीजेंट्स को दबाना शुरू किया, बहुत बुरी तरीके से दबाना शुरू किया। अब एक लिमिट से ज्यादा एक लैंड पे अगर आप टैक्स मांगोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पीजेंट टैक्स नहीं दे पाएगा। तो जब वो पीजेंट टैक्स नहीं दे पाया, उसको फोर्सफुली इविक्ट कर दिया गया उसी की ही जमीन से। यानी उस पीजेंट का जो पूरा परिवार था, जो कि कई सालों से उस खेत पे, उस जमीन के टुकड़े पर खेती कर रहा था, अपनी गुजर बसर कर रहा था, एकदम से आपने टैक्स ना दे पाने की वजह से उससे उस जमीन का टुकड़ा ही छीन लिया। इस तरीके की चीजें दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के राज के दौरान, मुगल सल्तनत के राज के दौरान कम हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, लेकिन ब्रिटिशर्स के राज के दौरान ये एक लिमिट से ज्यादा होने लगी। तो आप देखोगे जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने, साथ साथ ये मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, इन सब ने मिलके जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसको इतना ज्यादा ट्रिकी कर दिया, किसानों के लिए इतना ज्यादा ट्रिकी कर दिया ट्राइबल एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में, कि सबकी हालत बिगड़ गई। उसके बाद इन ब्रिटिशर्स ने जो आर्टिस्ट कम्युनिटी थी और हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी थी उसकी भी हालत बिगाड़ दी। आर्टिस्ट कम्युनिटी और हैंडीक्राफ्ट कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पैट्रोनेज था वो थे नेटिव रूलर्स, नॉबल्स, कभी कभी जो अमीर जमींदार थे वो भी। तो ये जो राजे रजवाड़े थे, जो राजपूत किंग्स थे, छोटे लेवल के जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज थी, उनके जो राजा और प्रिंसेस बैठा करते थे, नवाब, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, और कुछ बड़े बड़ी जमींदारियां थी जिनके पास, वो भी बहुत अमीर हुआ करते थे। तो अगर किसी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उस पेंटिंग को बड़े हाई दाम पे खरीद लेंगे। अगर किसी ने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया है हाथों से बुनाई करके, जिसको आप हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, उसको अमीर दामों पे खरीद लेंगे, ज्यादा दामों पे खरीद लेंगे। अब अंग्रेजों ने इन सारी क्लासेस को भिखारी बना दिया। जो जमींदार थे उनको भी भिखारी बना दिया, जो राजे रजवाड़े थे उनसे उनके राज छीन लिए, जिनसे नहीं छीने उनको बस एक पेंशन दे दी, या उनके ऊपर बहुत सारी डेबिलिटेटिंग कंडीशंस को इम्पोज कर दिया। वो किसी लायक नहीं रहे। जब वो किसी लायक रहेंगे नहीं तो वो पीजेंट्स को, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले को कुछ नहीं दे पाएंगे। तो हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट और आर्टिस्ट बनाने वालों का जो इंसेंटिव था, उस इंसेंटिव को ही ब्रिटेन ने खत्म कर दिया। और एकदम से ये जो आर्टिस्ट लोग थे, ये जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले जो लोग थे, एकदम से जब ये देखेंगे कि भैया हमारी चीजों को खरीदने वाले लोग ही नहीं बचे हैं,
तो फिर वो क्या करेंगे? जब उनकी बनाई हुई चीज बिक नहीं रही है तो वो चीजों को बनाएंगे नहीं। अब जब वो चीजों को बनाएंगे नहीं तो वो करेंगे क्या? एक ही ऑप्शन बचता था उस समय के इंडिया में, और वो था एग्रीकल्चर। तो इन हैंडीक्राफ्ट वाले लोगों ने, इन आर्टिस्ट वाले लोगों ने अपने ट्रेडिशनल काम को छोड़कर एग्रीकल्चर में कूद गए, वो भी जाके हल चलाने लगे, खेत जोतने लगे। उसके साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि एक साइड पे जो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट थे, जो इंडिया के आर्टिस्ट का बनाया हुआ प्रोडक्ट था, तो उसको ये लोग बिकने नहीं दे रहे थे। ठीक है, जो लोग ट्रेडिशनली इनको खरीद रहे थे, रूलिंग क्लास, उनको भंगी बना दिया इन अंग्रेजों ने। एट द सेम टाइम अंग्रेज इंग्लैंड में बनी हुई चीजों को इंडिया में बेच रहे थे। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बहुत तेजी से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दे रखा है स्पेक्ट्रम में। कार्ल मार्क्स ने 1853 में बोला कि ये जो ब्रिटिश इंट्रूडर था जो कि इंडिया में घुस गया था, उसने इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, इंडिया के स्पिनिंग व्हील को बर्बाद कर दिया। देखिए, स्पिनिंग व्हील इंडस्ट्रीज का प्रीकर्सर है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो बहुत मैसिव स्केल पे ऑपरेट होता है, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती, और स्पिनिंग व्हील आप एक हाथ से घुमाते हो। तो हाथ से कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री भले ही कितनी ही प्रिमिटिव हो, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करती थी, और उस हिस्से को अंग्रेजों ने तोड़ दिया। उससे बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स जिनकी डिमांड एक समय पे इंग्लैंड में इतनी ज्यादा थी, वहां पे इन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, और एंड में इंग्लैंड में जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसको इंडिया में भर भर के बेचा। फिर जो इंडिया की ट्रेडिंग क्लास थी, जो मर्सेंटाइल क्लास थी, जो कि धंधे में इन्वॉल्व थी, ट्रेड में इन्वॉल्व थी, अब वो चाहे स्पाइसेस का ट्रेड हो, वो चाहे हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड हो, कपड़े का ट्रेड हो, किसी भी और चीज का ट्रेड हो, किसी भी ऐसे इंडियन गुड का ट्रेड हो जिसको यूरोप भेजा जाता हो, तो इस तरीके का सामान जो कि इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था, उसके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटीज इंपोज की गई ब्रिटेन में। हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन चीजों की ब्रिटेन को जरूरत थी उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज नहीं की गई। जैसे इंडिगो की खेती, नील की खेती के बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। अगर मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो देखिए जाके। वहां पे मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन मार्केट्स में और ब्रिटेन में नील की बहुत जरूरत थी, इंडिगो की बहुत जरूरत थी कपड़ा बनाने में और नीला कलर लाने में। तो ये जो डाई थी ये इंडिया में बनाई जाती थी, तो इसका मास प्रोडक्शन इंडिया में इसलिए होता था ताकि इसको इंग्लैंड और यूरोप में ट्रांसफर किया जा सके। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये जो इंडिगो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही ग्रो करती है, और ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था वो ट्रॉपिकल नहीं था। तो ये लोग अपनी कॉलोनीज में ग्रो करते थे, जितनी भी ब्रिटेन के अंदर कॉलोनियल एम्पायर्स थे या फिर फ्रांस के अंदर जो कॉलोनियल कॉलोनीज थी। लेकिन कॉटन की चीजें, बाकी चीजें, सिल्क टेक्सटाइल्स जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। वहीं पे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बन रहे थे वो जब इंडिया में आते थे उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। तो मतलब जब इंडिया के जो गरीब किसान थे, जो गरीब आर्टिस्ट थे, जो गरीब हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले वो लोग थे, वो जब ब्रिटेन के पास जाके उन्होंने बोला कि माई बाप हमारी मदद करो, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बाहर से आए हुए कपड़ों की वजह से खराब हो रही है, इनको बंद करिए। देखिए, बात ये थी कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, अगर उसके लिए इंडिया का ही मार्केट खुला रहता ना तो भी वो सेल्फ सफिशिएंट था। मतलब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग थे, जो टेक्सटाइल बनाने वाले लोग थे, वो जब टेक्सटाइल पैदा करेंगे उसको भले ही वो बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट ना करें, अगर वो केवल उसको इंडियन मार्केट में ही बेच देना तब भी वो अपना खर्चा पानी चला लेंगे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, बाहर के मार्केट तो बंद कर ही दिए उनके लिए, साथ साथ इंडिया के मार्केट को ब्रिटेन के गुड्स के लिए खोल दिया। और ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था वो इंडस्ट्री में बनता था, वो तुरंत बन जाता था और इंडिया में आके बहुत सस्ता बिकता था। उस इंडस्ट्री में बने हुए सस्ते कपड़े के साथ इंडिया के हैंडीक्राफ्ट पैसों के मामले में कंपीट नहीं कर सकता था। इसलिए आप देखोगे जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बेस से टूट गई। क्लास 8 की मेरी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की वीडियोस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। फिर देखिए दोस्तों, ये जो गाज थी ये केवल पीजेंट क्लास, ट्रेडर क्लास, आर्टिसन क्लास, ट्रेडर क्लास के बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा। जो लोग हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, जो लोग आपका आर्टिस्ट थे, जो लोग आपकी पीजेंट फार्मर्स थे, सिर्फ उनके ऊपर ये गाज नहीं गिरी है, ये गाज भैया जमींदारों के ऊपर भी गिरी है। तो जमींदार वो लोग जिनको अंग्रेज एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे थे ज्यादा पैसे को इकट्ठे करने में, ये जमींदार जब दिए हुए टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते थे तो इनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। पूरे के पूरे विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेज इन जमींदार को दे दिए जाते थे। अंग्रेज बोलते थे हमें इतना पैसा चाहिए,
शुरू शुरू में जमींदार बोलते थे कि हाँ भाई हम आपको पैसा दे देंगे, बाद में कभी कभी ये जमींदार पैसा दे नहीं पाते थे, क्योंकि जो अंग्रेजों की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल थी। उसके चक्कर में इन जमींदारों की जमींदारी छीन ली जाती थी। जैसे कि अवध, जहां पे 1857 का रिवॉल्ट बहुत तेजी से चला, स्पेक्ट्रम में इंफॉर्मेशन दे रखी 21,000 ताल्लुकदारों या जमींदार कह लीजिए, जिनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया गया था, 21,000 जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली गई, या ताल्लुकदार से उनके एस्टेट, एस्टेट मतलब जो इलाका उनके अंदर आता है वो इनसे छीन लिया गया। अब जब इसे छीन लिया गया तो उस इलाके में जहां पे ये राजा थे, बिल्कुल महाराजा थे, जहां पे ये निकल जाते थे तो लोग इनके पैरों में गिरते थे, दूर से इनको नमस्ते कहते थे, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, जमींदार साहब आए, ताल्लुकदार साहब आए, इस टाइप की जहां पे इज्जत थी वहां पे ये भिखारी बन गए, इनके पास पैसा नहीं बचा। अब ये जमींदार भीख तो मांग नहीं सकते, तो करे क्या, और अंग्रेजों ने बना दिया इनको भिखारी। तो जैसे ही ये सेपॉय म्यूटिनी शुरू होगी, वैसे ये जमींदार जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी, इनको एक मौका मिल जाएगा ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का, और वो वापस लेने का जो इनसे छीना गया है। जब आप देखोगे सेपॉय रिवॉल्ट होगा, ये जो जमींदार है ना, ये पीजेंट्स को भड़काएंगे कि देखिए हमारा हक माना जा रहा है, देखिए हमारा हक मारा जा रहा है। इसीलिए नहीं भड़काएंगे क्योंकि ये पीजेंट का भला चाहते हैं, इनसे जो छीना गया था ये वापस लेना चाहते थे। ओके, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। ये तो चलिए हमने बात की फाइनेंशियल कॉजेस के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं अगले पे, जो कि है आपका पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल क्लॉजेस ऑफ दिस रेवोल्यूशन। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी एक नंबर की धोखेबाज कंपनी। इनके ऑफिशियल्स जो कुछ भी बोलते थे, इनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं होती थी, ये लोग बोलते थे और फिर अपनी जबान पर से मुकर जाते थे। जब मैं पहले आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने बहुत जगहों पे आपको बताया था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ये ट्रीटीज करते थे, और ट्रीटीज के जो भी प्रोविजंस थे ये इसको ऑनर नहीं करते थे। हैदर अली के केस में मैंने इस चीज के बारे में आपसे बात की थी। तो भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बहुत ज्यादा सस्पिशन से देखा जाता था, बहुत ज्यादा शक से देखा जाता था, क्योंकि जो भी ये कंपनी बोलती थी वो ये कभी करती नहीं थी। और जब आप जो बोलते हो, जब आप करते नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा नहीं। प्लस इस तरीके के जो टूल्स हैं, जैसे इफेक्टिव कंट्रोल का टूल पहले मैंने डिस्कस किया है, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पहले बताया है। भैया एक पूरी की पूरी फोर्स एक राजा के यहां आपने रख दी, ब्रिटिश रेजिडेंट को आपने वहां पे प्लेस किया ये बोल के कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा, बट वो इंटरफेयर करता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से आपने हिंदू राजाओं से ये हक छीन लिया कि वो अपने बच्चों को नॉमिनेट कर सके एज अ राजा, हिंदू और मुस्लिम दोनों राजाओं से, नवाब से भी। तो कुल मिला के जो कुछ भी इन अंग्रेजों ने किया वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरोगेटरी था इंडियंस के लिए। दूसरी बात, अंग्रेज कभी भी अपनी जबान पे टिकते नहीं थे। आप देखोगे 1856 में जो हमारे मुगल बादशाह थे, उन मुगल बादशाह का जो बेटा था फखरुद्दीन, जब फखरुद्दीन गद्दी पर बैठा ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी डेबिलिटेटिंग और ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस रखी गई। फखरुद्दीन ने उन कंडीशंस को मान लिया। आप देखोगे फखरुद्दीन की डेथ हो जाएगी 1856 में, और यह बोला गया कि ये जो आखिरी मुगल बादशाह है बहादुर शाह, जो कि जफर के नाम से अपनी पोएम लिखा करते थे, बहादुर शाह की मृत्यु के पास ये मुगल बादशाह रेड फोर्ट को छोड़ देंगे, ये बोला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये बोला गया कि भाई इनको जो भी इनके टाइटल्स हैं, ये टाइटल वगैरह इनसे सब छीन लिए जाएंगे, जो एंसेस्ट्रल मुगल के पैलेसेस हैं जहां पे मुगल राजा रहते हैं वो सब इनसे छीन लिए जाएंगे। तो आप देखिए 1856 में 1857 की क्रांति से पहले ही मुगल बादशाह के पास जो भी टाइटल थे वो छीनने की बात कर ली गई थी, और ये बोला गया था कि जो प्रेजेंट मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद इनसे बोला जाएगा भाई रेड फोर्ट से बाहर निकलो, ये तुम्हारी जागीर अब नहीं है, मतलब अब ये सब हमारा है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि पॉलिटिकल कॉजेस में जो राजे रजवाड़े थे, जो मुगल बादशाह थे, इनको भी बहुत ह्यूमिलिएट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ओके, फिर आगे आते हैं हम लोग। तीसरा जो कॉज है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस क्या था? देखिए ये जो अंग्रेज थे ये अपने आप में बहुत करप्ट थे। कहा जाता है कि आज की डेट में जो करप्शन है ना हमारी गवर्नमेंट में, ओके, अब हर कोई करप्ट नहीं होता, कुछ लोग ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बट फिर भी देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि करप्शन तो एग्जिस्ट करता है। ये जो करप्शन है ना, ये आप कह सकते हो लेगेसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटेन का जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जबरदस्त करप्शन था। पुलिस, नीचे के लेवल पे जो ऑफिशियल्स थे,
जुडिशरी में जो बाहर वो खड़ा होता था दीवान लेके, ये सब पैसा मांगते थे। रैम्पेंट करप्शन था। पैसा किससे मांगेंगे? लोगों से मांगेंगे। अब लोगों को अपना हक चाहिए, उस हक के लिए वो पुलिस के पास गए, जुडिशरी के पास गए और उनको कुछ मिला नहीं। हक लेने के लिए कभी कभी उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, वॉयलेंट रेवोल्यूशन मिलता था, उसके बाद भी उनको दबाया जाता था। जब एक लिमिट के बाद अंग्रेजों को समझ में आता था कि हाँ भाई अब रेवोल्यूशन को दबा नहीं सकते थे, तो वो थोड़े बहुत कंसेशन दे देते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। तो एक तो करप्शन हो गई। दूसरी बात यह बोला जाता है कि भैया ब्रिटेन का रूल हमेशा एक फॉरेन रूल था। ब्रिटिशर्स के रूल में एक इंडियननेस वाली फीलिंग नहीं थी। जैसे कि इंडिया में जब ये हमारे राजपूत रूल करते थे या जब नवाब्स रूल करते थे, तो थोड़ी इंडियननेस की फीलिंग आती थी, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए थे, यहीं आगे रहने वाले थे। ये ब्रिटेन के जो ऑफिशियल्स थे, ये आए थे बाहर से और इनको वापस जाना था। ऐसा होता था ना कि एक ब्रिटेन का ऑफिशियल आया, उसने इंडिया में सर्विस दी 20-30 साल, 30-40 साल, खूब पैसा कमाया और फिर एंड में इंग्लैंड वापस लौट गया। वो तो सबको पता था कि भाई ये यहाँ आएंगे, काम करेंगे, यहां से निकल जाएंगे, यहाँ रहने वाले नहीं है, मतलब ये यहाँ के हैं नहीं, ये लोगों के दिमाग में था। तो एक फॉरेननेस वाली फीलिंग थी, एक एलियन रूल वाली फीलिंग आती थी इन ब्रिटिशर्स के साथ। फिर भाई आते हैं इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस कॉजेस। देखिए सोशल रिलीजियस कॉजेस भी यहां पे मैटर करते हैं। आपको बताया है कि ये जो अंग्रेज थे, इनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। कहते थे ना कि भैया हम तो सुपीरियर रेस के हैं, हम तो यूरोपियन रेस के हैं, ये जो इंडियंस हैं ये भैया इंफीरियर रेस है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, हम इनको सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे चीजें कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। ये था इन ब्रिटिशर्स के दिमाग में। तो रेशियल ओवरटोन आती थी इनके दिमाग से कि हम सुपीरियर रेस के हैं, ये इंडियंस इंफीरियर रेस के हैं। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने अलग बवाल मचा रखा था। क्रिश्चियन मिशनरीज ओपनली आके बोल रहे थे कि क्रिश्चियन धर्म ले लो भाई, ये तुम्हारा हिंदू धर्म बेकार है, मुस्लिम धर्म बेकार है, जो है वो क्रिश्चियन धर्म है, ये क्रिश्चियन मिशनरीज बोलते थे। तो भाई इस बात से भी इंडियंस को गुस्सा है, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा धर्म ही छीने ले रहे हैं हमसे। फिर कुछ अच्छी चीजें भी करी अंग्रेजों ने, लेकिन वो अच्छी चीजों अंग्रेजों के अगेंस्ट चली गई। जैसे कुछ सोशल चेंजेस करने की कोशिश में आपका एबोलिशन ऑफ सती हुआ। बेंटिक रेजोल्यूशन याद है ना, जो राजा राम मोहन रॉय जी ने लड़ झड़ के पास करवाया था। अच्छा, उसको पास करवाने में भी ब्रिटेन का सीधा सीधा हाथ नहीं था, वो तो राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स लड़ रहे थे इस चीज के लिए, तो ब्रिटेन ने पास कर दिया। तो भाई सती को बैन किया गया, विडो रीमैरिज को अलाउ किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज के साथ एसोसिएटेड थे। वुमेन एजुकेशन को एक बड़े स्केल पे प्रमोट करने की बात की गई। अब ये सब चीजें हैं तो प्रोग्रेसिव, आज की डेट में ये सब चीजें नॉर्मल दिखती हैं, बट उस समय का जमाना, ये बात हो रही 19वीं शताब्दी की, 19वीं भी नहीं 19वीं शताब्दी की बात हो रही। अब 19वीं शताब्दी में इस तरीके की चीजों को आप इंपोज करोगे तो इंडियन सोसाइटी को क्या लगेगा, भैया ये तो हमारे रिलीजियस फीलिंग्स के साथ, सोशल फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब देश के लोगों को लगा कि नहीं भाई हमारे सोशल जो लॉज हैं, जो हमारे रिलीजियस लॉज हैं, इसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो मॉस्क थे, मस्जिद थे, जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उनके लैंड के ऊपर टैक्स लगाया अंग्रेजों ने। फिर रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 आया। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 ने कुछ हिंदू कस्टम्स को चेंज करने की कोशिश की। जैसे हिंदू धर्म में एक कस्टम था कि अगर कोई एक पर्सन है, उसने किसी और धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, मान लीजिए वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गया या फिर वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में वो पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है उसको अपनी बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 में बोला गया नहीं मिलेगी। तो इस बात पे जो हिंदू थे वो बहुत नाराज हो गए कि भाई हमारे धर्म के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये सब चीजें हुई। फिर आगे अगला कारण जो निकल के आता है वो आता है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। भैया आउटसाइड इवेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस था, तो उसका भी इन्फ्लुएंस था दोस्तों। फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था 1838 से 1842। भैया अंग्रेजों के लिए बिल्कुल ही सुसाइडल था, मार मार के काट काट के भजाया अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को क्या, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अंग्रेजी लीडर्स की गलती के चक्कर में हमारे सोल्जर्स वहां मारे गए। लेकिन जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी हारी तो भैया बाकी देश भर में जो लोग थे उनको लगा कि अरे भैया ये ब्रिटेन वाले भी हार सकते हैं। फिर पंजाब वॉर्स हुए 1845 से लेके 1849 तक, इसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ ब्रिटेन को। 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। 1849 में फाइनली सिख अंपायर का विलय हो गया अंग्रेजी अंपायर में। बट इस लड़ाई में अंग्रेजों को भी नुकसान हुआ। क्रीमियन वॉर्स हुए थे 1854 से 1856 में, ये अलग देखेंगे।
तो इन सब कुछ वॉरों में ये देखा गया कि जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसको काफी नुकसान पहुंचा। तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, यानी कि लोगों को ये लगने लगा कि जो ब्रिटिश आर्मी है, जो देखने में इनविंसिबल लगती है, अनडिफीटेबल लगती है, इसको हराया जा सकता है। ये फीलिंग आई लोगों के अंदर में। और फाइनली जो सबसे जरूरी चीज थी, जो सपॉयस थे, इन सपॉयस का डिसकंटेंट। ये जो सपॉयस थे अंग्रेजों के, जो ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम कर रहे थे, ये थे तो इंडियंस ही ना, इनकी हालत थोड़ी सी खराब थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सपॉयस की जो कंडीशन ऑफ सर्विस थी वो बहुत गंदी थी। अक्सर कर इन सपॉयस को ऐसे लगता था कि इनकी रिलीजियस फीलिंग्स को हार्म किया जा रहा है, इनके रिलीजियस और कास्ट प्रेजुडाइसेस को नहीं माना जा रहा है। तो जो ब्राह्मण सपॉयस थे वो अपने ऊपर एक टीका लगा के आते थे माथे पे, उनको टीका लगाने से रोका जाता था। इन सपॉयस के दिमाग में एक चीज थी कि भाई ये जो मिशनरीज हैं ये प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रोसेलेटाइजिंग एक्टिविटी मतलब कि ये जो कैथेड्रल बना रखे हैं, इन कैथेड्रल के अंदर चुपके से ये लोगों का धर्म चेंज कर रहे हैं, उनको क्रिश्चियनिटी में बदल रहे हैं। और इस बात से हिंदू सपॉयस भी बहुत नाराज हुए और जो मुस्लिम सपॉयस थे वो भी बहुत नाराज हुए। इनको लगा कि भाई हमारे रिलीजन को वॉलेट कर रहे हैं। फिर भाई उस समय पे जो हाई कास्ट हिंदू सपॉयस थे, उनके दिमाग में एक फीलिंग थी कि अगर हम समुद्र को क्रॉस करके जाएंगे, अब उस समय हवाई जहाज तोड़ते नहीं थे, उस समय तो शिप में बैठ के आप समुद्र क्रॉस करके जाओगे। एंग्लो बर्मा वॉर हुआ, एंग्लो बर्मा वॉर में शिप में बैठ के आपको समुद्र क्रॉस करके जाना है। तो अगर इस तरीके से अगर आप समुद्र क्रॉस करके जाते हो तो हिंदू धर्म की सद्भावना के खिलाफ था ये। उनको लगता था कि उनका धर्म बर्बाद हो जाएगा, तो वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग की गवर्नमेंट ने क्या बोला, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने क्या बोला कि बंगाल की आर्मी के लिए जितने भी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा उनके ऊपर एक कंडीशन इंपोज की जाएगी कि अगर जरूरत पड़ी तो आपको बाहर के देशों में भी जाके अपनी सर्विस देनी है, आप देने से मना नहीं कर सकते। और इतना कुछ होने के बाद भी इनको बराबरी का हक नहीं मिलता था। ब्रिटेन से आने वाला एक सिपाही, एक सोल्जर, वो हमेशा इंडिया के एक सिपाही और सोल्जर से बड़ा ही रहेगा, चाहे वो उससे ताकत में कम हो, दिमाग में कम हो, मिलिट्री स्किल्स में कम हो। उसके बाद एक फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। मान लीजिए कोई अवध का सिपाही है, वो सिंध में जाके सर्विस दे रहा है या पंजाब के इलाके में जाके सर्विस दे रहा है, और उस समय पंजाब का इलाका जो रणजीत सिंह जी का इलाका था वो लाहौर तक फैला हुआ था, और एक लखनऊ में रहने वाला सपॉय। तो एक लखनऊ में रहने वाले सपॉय को आपने पंजाब के इलाके में डिप्लॉय किया, आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में उस समय सर्विस दे रहा है, उसको एक भत्ता मिलता था, एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता था कि भाई अपनी जमीन से दूर जाकर अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे। उस फॉरेन अलाउंस को देने से मना कर दिया गया, फॉरेन सर्विस अलाउंस को बंद कर दिया गया। जब फॉरेन सर्विस अलाउंस बंद किया तो लोगों को गुस्सा आया, सपॉयस को गुस्सा आया, वो काम तो पैसों के लिए कर रहे थे ना। उसके बाद अवध को एनेक्स कर दिया बिना किसी वजह के लॉर्ड डलहौजी ने। और जब अवध को एनेक्स किया गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बहुत से सोल्जर्स अवध से थे, तो उन सोल्जर्स की जो फीलिंग्स थी वो मतलब वो हुई, गुस्सा हुई। देखिए बात ये हुई दोस्तों कि अवध में ना जो एग्रीकल्चर की हालत थी वो बहुत खराब थी, और एनेक्सेशन के बाद तो एग्रीकल्चर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। और ये जो सपॉय था दैट वाज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म, वो एक्चुअली में किसानी था, वो बस ड्रेस खरीद पहन के वहां पे खड़ा था। जब भी वो छुट्टी में अपने घर जाता था, वो अपने घर पे जाके किसानी ही करता था, एग्रीकल्चर ही करता था, खेती बाड़ी ही करता था। तो उसके घर में भी लोग थे, उसके माँ बाप थे, भाई बहन थे, उसको खबरें मिलती रहती थी कि भाई अंग्रेजों ने ये कर दिया, अब हम पे ये टैक्स लगा दिया, हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं, हमारी जमीनें छीन ली। अब इस तरीके की न्यूज एक सिपाही के पास पहुंचेगी, उसे अच्छा लगेगा, उसे लगेगा यार मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर वाले परेशान हैं, उनका हक छीन रहे हैं, मेरा हक छीन रहे हैं ये लोग। उसके बाद इंडियन सपॉय के खिलाफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, हर एक स्टेप पे उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था, रेशियली उसको दबाया जाता था, इंडियंस बोला जाता था, डॉग्स आर नॉट अलाउड नाम के बोर्ड्स हर जगह देखने को मिलते थे, ना टाइम पे प्रमोशन मिलता था और ना ही प्रॉपर प्रिविलेजेस मिलते थे। तो जो डिसकंटेंट था सपॉयस का वो मिलिट्री मैटर्स में भी था। वो इसलिए भी था कि भाई जो उनके घर वाले थे वो इन ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनके एग्रीकल्चरल लैंड छीने जा रहे थे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो सपॉयस का रिपल्शन था इन अंग्रेजों की तरफ वो बढ़ता जाएगा। मैंने यहाँ पे ये सब चीजें आपको बस एक स्टोरी के फॉर्म में बताई हैं, स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत जनरल चीजें हैं, ये तो अपने दिमाग में आप बैठा लो और कहीं भी कोट करने के लिए तैयार रहो। हालांकि ये सब बातें आप देखिए सबको ही पता है,
तो एक लिमिट से ज्यादा अगर आप सिर्फ यही बातें पेपर में लिखोगे तो शायद आपको नंबर ना मिले, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए। 3-4 लाइन में आप इन सब चीजों को लिख सकते हो, कुछ हेडिंग्स बना सकते हो जो कि आपको आंसर राइटिंग में मदद कर सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 पहली क्रांति नहीं थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इससे पहले भी क्रांति की थी। बंगाल में रिवॉल्ट हुआ था 1764 में, वेल्योर में 1806 में, बैरकपुर में 1825 में, बाबा बिंदा और अफगान वॉर्स हुए थे 1838 से लेकर 1842 में। इन सब के दौरान थोड़े बहुत छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में म्यूटनी हुई है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये रिवॉल्ट शुरू कैसे हुआ, द स्पार्क ऑफ दिस रिवॉल्ट, कहां से रिवॉल्ट शुरू हुआ और कैसे ये रिवॉल्ट आगे बढ़ेगा। ये रिवॉल्ट शुरू होगा मेरठ में और फिर बहादुर शाह जफर को मुगल एम्परर घोषित कर दिया जाएगा। धीरे धीरे सिविलियंस ज्वाइन करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर थे इस रिवॉल्ट के, कौन कौन से इसके लीडर्स थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे। और फाइनली इस रिवॉल्ट को कैसे ब्रूटली क्रश किया अंग्रेजों ने और ये फेल हुआ क्यों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बिना शेयर किए इस वीडियो को मत जाइएगा।